सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा क्लास 10 का चैप्टर 4। सो कार्बन, आपको पता है कार्बन की अगर बात होती है जहाँ पे कार्बन की बात हो जिस फील्ड में, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जो भी कंपाउंड हमारे लिविंग थिंग्स से बने, ठीक है, जैसे कि प्लांट से बने या फिर एनिमल्स से बने, जो भी कंपाउंड्स, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उनके बारे में स्टडी करना क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, वैसे तो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन ये है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन एक और मैंने बताई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो प्लांट से, लिविंग थिंग्स से निकले, प्लांट से या एनिमल से। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें वो कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो। ठीक है, those compounds which contain only hydrogen and carbon। इसका एग्जाम्पल अगर देना हो, मीथेन, CH4 जिसका फॉर्मूला है मीथेन। ठीक है, ये देखो, मीथेन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। जितने भी हाइड्रोकार्बन है और उनके डेरिवेटिव्स, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद ऑर्गेनिक, ये हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जैसे ये CH4 है, CH4 में 4 हाइड्रोजन है। उसके बाद अगर हम एक हाइड्रोजन, जैसे पहले यही है, एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं और ऐड करा देते हैं क्लोरीन, जो कि हेलोजन है, तो ये CH3Cl, CH3Cl क्या होगा? एक डेरिवेटिव होगा हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन से ही निकला है। एक हाइड्रोजन हटाया हाइड्रोकार्बन का और Cl लगा दिया, तो इसी को हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहते हैं, क्योंकि ये उससे ही डेराइव हुआ है, उससे ही बना है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है।
कार्बन हैव टेट्रा वैलेंसी। ये है क्या वैलेंसी? वैलेंसी क्या होती है? आपने पढ़ा होगा 9th में। वैलेंसी वो होती है कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, या फिर उसको जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब न्यूट्रल होता है। हमारी स्पीसीज जब न्यूट्रल है तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम शेल्स में भरेंगे तो पहले शेल में 2 भरते हैं, उसके बाद 4। तो आउटर मोस्ट शेल में देखो 8 भरते हैं। ये वाला शेल है के, ये वाला है, और एल ये वाला है। तो एल शेल में आपको पता है 8 भरते हैं पूरे, तभी जाके जो शेल है वो पूरा फिल होता है। तो यहाँ पे 4 भरे हैं, तो इसको 4 और चाहिए, या फिर 4 इसके पास हैं, तो यही इसकी वैलेंसी होगी 4। और 4 को हम टेट्रा बोलते हैं, इसीलिए ये टेट्रा वैलेंट है, ठीक है। अब वैलेंसी से ही पता लगता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। कार्बन यहाँ पे वैलेंसी 4 है, तो ये बॉन्ड भी 4 ही बनाएगा, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा, ठीक है, समझ आई। कार्बन 4 से ज्यादा 4 से कम नहीं बनाएगा, सिर्फ 4 ही बनाएगा बॉन्ड। ऐसी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 1। उसके बाद आउटर मोस्ट शेल में भी 1 भरेंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1 हुई, मोनोवैलेंट हुआ, ठीक है। अब ये इसकी वैलेंसी 1 है, तो इससे क्या पता लगता है कि कितने बॉन्ड बनाएगा? 1, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन भरेंगे शेल में, तो 2 पहले फिर 6, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कितने भरने के लिए? 2। तो वैलेंसी कितनी हुई? 2। समझ आई वैलेंसी कैसे पहचानेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2। अब वैलेंसी 2 हुई तो बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 2 ही बनाएगा, क्योंकि वैलेंसी से ही पता लगता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है। ऐसी नाइट्रोजन भी कितने बनाता है? 3, ठीक है। ऐसी देख लो, मैं करके दिखाता हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। इसको भरेंगे 2 और 5। आउटर मोस्ट शेल में 3 और चाहिए, क्योंकि 8 भरती हैं, तो 3 और चाहिए, 5 भरे हुए हैं। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, और बॉन्ड भी कितने हो गए? 3 हो गए, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 3 चाहिए। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। और भी हैं हेलोजन्स। हेलोजन जो है एक ही बनाते हैं। हेलोजन किस में आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे क्या होते हैं? हेलोजन्स, ठीक है, जो कि एक ही बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद सल्फर हमारा ऑक्टावैलेंट होता है।
ठीक है। ऑक्टावैलेंट मतलब कि कितने बॉन्ड बना सकता है, 8, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 8 है। तो आपको समझ आ गया होगा ये। उसके बाद अब कार्बन की कुछ टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। कार्बन मैंने बताया टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं बना सकता, 4 से कम नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसकी टेट्रावैलेंसी पे हम कुछ बात करते हैं। जैसे कि कार्बन जो है कभी भी 4 प्लस में नहीं रहेगा, ठीक है, और कार्बन कभी भी 4 माइनस में नहीं रहेगा। कार्बन हमेशा न्यूट्रल रहेगा, कार्बन हमेशा न्यूट्रल रहता है, कभी भी ना 4 प्लस में रहता है ना 4 माइनस में, क्योंकि तुम्हें पता है बाहर 4 होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के, तो इसको 4 चाहिए होंगे। यहाँ ये 4 निकाल दे तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, पहली वाली। तो अगर ये 4 निकाल देता है, ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही कम से कम 3156 जूल एनर्जी खर्च होती है, ठीक है, और 4 को निकालने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही, तो हम इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें, ठीक है। और अगर हमने इतनी एनर्जी दे भी दी तो हो सकता है कि ये एटम डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, क्योंकि पता है आपको कि कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है उनकी, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। सो आपको C4 प्लस का रीजन समझ आ गया होगा कि C4 प्लस क्यों नहीं हो सकता। 4 प्लस का क्या है मतलब कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, और इतनी एनर्जी देने से क्या हो सकता है, एटम डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। 4 माइनस क्यों नहीं हो सकता, 4 माइनस इसलिए नहीं हो सकता, देखो 4 माइनस का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है, 4 प्लस का मतलब क्या था, देगा, 4 माइनस का मतलब क्या है, लेगा, ठीक है। अब देखो इसके पास पहले कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे मैंने बताया इसका एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि जब न्यूट्रल कार्बन है तो इसमें प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का साइन ये होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है, प्रोटॉन्स भी 6 है, बात समझ आई। उसके बाद आपको पता है प्रोटॉन्स किस में रहते हैं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स, ठीक है, ये एटम है, इसका न्यूक्लियस है जिसमें 6 प्रोटॉन्स है, अंदर रहते हैं ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, इधर, ठीक है, ये भी 6 होंगे बाहर, जो कि इसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं। सो अब आप बताओ, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे भार कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे,
इसमें 6 प्रोटॉन्स थे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे, पहले कितने थे 4 थे और 4 और आ जाएंगे तो 8 हो गए। अब आप एक बात बताओ, किसी भी चीज को स्टेबल रखने के लिए बैलेंस फोर्स चाहिए होती है। 9th में पढ़ा होगा आपने कि अनबैलेंस फोर्स जब हो जाती है तो कुछ अलग हो जाता है। मतलब कि अगर एक तरफ फोर्स ज्यादा हो जाए, एक तरफ कम हो जाए, तो जो जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ मतलब सब कुछ चला जाता है। अनबैलेंस फोर्स ऐसी होती है। और बैलेंस फोर्स चाहिए होती है स्टेबल रखने के लिए किसी भी चीज को। तो यहाँ पे बैलेंस फोर्स नहीं है, क्योंकि देखो प्रोटॉन्स जो है वो 6 ही हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन पे ही अपनी फोर्स लगाएंगे ना। आपको पता है न्यूक्लियस क्या काम करता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रखता है, ठीक है। वो फोर्स लगाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऑर्बिट में ही घूमते रहे। अगर मान लो कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो घूमते घूमते बाहर भी तो जा सकते हैं एटम से इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस जो है अंदर से फोर्स लगा रहा होता है। इसको ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस अंदर से फोर्स लगा रहा होता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल रहते हैं, अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन ये और ले लेगा तो क्या होगा, इक्वल फोर्स नहीं रहेगी, क्योंकि 6 प्रोटॉन है और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे संभालेंगे, नहीं संभाल सकते ना। तो क्या होगा, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, क्योंकि इक्वल फोर्स लगी नहीं, वो संभाल पाया नहीं न्यूक्लियस उसको, इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। बात समझ आई? अगर नहीं आई तो एक और बार बता रहा हूँ। 4- का मतलब होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन लेना, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन थे 6 और प्रोटॉन भी थे 6, ठीक है, न्यूट्रल में। अब प्रोटॉन 6 है तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन अब 4 उसने और ले लिए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 6 ही है, तो वो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पे कैसे फोर्स लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उनकी फोर्स कम हो जाएगी। तो फोर्स कम होने की वजह से क्या होगा, जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप ही बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उन पे कोई फोर्स लगी नहीं रही, ठीक है। वो बाहर चले जाएंगे और ये स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबल कब होगा, जब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कार्बन जो है वो अबंडेंट है अर्थ पे। कार्बन हर चीज में पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए कार्बन जो है अबंडेंट है, ठीक है। हमारी बॉडी में भी कार्बन है, प्लांट्स की बॉडी में भी कार्बन है, मैटर में भी कार्बन है, हर चीज में कार्बन है। सो मैं बता रहा था कोवेलेंट बॉन्डिंग। एक कोवेलेंट बॉन्डिंग में और एक आयोनिक बॉन्डिंग में क्या फर्क होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लगती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, जब मान लो हाइड्रोजन जो है, देखो हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, और इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसको अभी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए, और तब जाके ये डुप्लेट हो जाएगा, मतलब कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। उसको डुप्लेट कहेंगे जब 2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, और ये इसको भी कितने चाहिए, 4 चाहिए,
तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। मतलब ये जब बॉन्ड बनाता है कार्बन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रख देता है और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रख देता है। तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद ये ऐसी 4 हाइड्रोजन से बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा ही कोवेलेंट बॉन्ड ये 4 हाइड्रोजन से बनाएगा, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। देखो हाइड्रोजन का एक आ गया, कार्बन ने अपना एक रख दिया है। अब ऐसे करते करते देखो कार्बन के पास भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, 1 2, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 है, हर हाइड्रोजन के पास 2 2 है, ठीक है। तो ये शेयरिंग हो रही है एक तरह की, कि कार्बन भी इन इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है। ये सर्कल का मतलब है कि कार्बन भी इन इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है। कार्बन के एटम में भी ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कार्बन से दूर नहीं गए। और हाइड्रोजन भी इन इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है, इस सर्कल का ये मतलब है, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको। तो कार्बन, देखो कार्बन के सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब कि कार्बन भी इन इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है। हाइड्रोजन के सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए जितने उसको चाहिए थे, तो वो भी इसको यूज कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन को। तो इस मेथड से दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, दोनों स्टेबल हो गए। तो ये शेयरिंग हुई ना इलेक्ट्रॉन की, बॉन्ड बना, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, शेयरिंग हुई। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड, उस फिनोमेना को कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। समझ आया। बॉन्ड फॉर्म्स ऑन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इससे बिल्कुल उल्टा है, इसमें शेयरिंग नहीं होती। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक को चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन, उसके लिए खराब इलेक्ट्रॉन है वो, तो वो, और एक को चाहिए तो वो दूसरे को दे देता है, मतलब अपने एटम से पूरा पूरा निकाल देता है। जैसे कि है इसका एग्जांपल Na और Cl। NaCl कैसे बनता है, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 17। आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होने चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है। एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, क्लोरीन का 17, ठीक है। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, देखो पहले में 2, फिर 8 10 हो गए, एक और रह गया 1, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन के 2 8 और 7, देख लो 10 और 7 15। सो आप देख रहे होगे, देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसको एक चाहिए, और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसको निकालना है, कैसे भी करके निकालना है भाई। ये कह रहा है ले जा इलेक्ट्रॉन, मैं स्टेबल होना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये 2 8 हो गया, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट, जो कि Cl के कितने थे, ये जो मैंने क्रॉस और डॉट का इसलिए करा है क्योंकि आपको पता लगे किसके इलेक्ट्रॉन है। क्रॉस से मतलब अलग अलग लगे इलेक्ट्रॉन, एक जैसे ना लगे दोनों में, ठीक है। तो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस से है, और सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट से है। अब मैंने बताया कि इसको, ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ले जा, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए भाई, अब ये कह रहा है दे दे, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, जिससे क्या होगा, सोडियम के ऑक्टेट भी कंप्लीट आउटर मोस्ट में 8 रह गए, 2 8 रह गए। क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है।
ऐसी ये जो NaCl है बन गया। इसके पास कितने हो गए अब 2 8 और 8। सो आपको समझ आया आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग शेयरिंग में नहीं होती, शेयरिंग इज केयरिंग वाला खेल का है कोवैलेंट बॉन्डिंग में। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग में कैसा है, वो निकाल रहा है जबरदस्ती कि ले जा भाई, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, सो आगे आता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्या होते हैं एलोट्रोप्स? देखो, एलोट्रोप्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। वो केमिकली सेम होते हैं लेकिन फिजिकली अलग अलग होते हैं। ऐसे कैसे? देखो, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं डायमंड। पहले तो एलोट्रोप्स की डेफिनेशन देखो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट which have different physical properties but same chemical properties। ठीक है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कार्बन के कौन कौन से होते हैं? डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट, और फुलरिन, सो डायमंड क्या होता है? देखो, आपको पता है डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, ग्रेफाइट पाउडर फॉर्म होता है। ठीक है, और फुलरिन भी एक कंपाउंड है लेकिन उससे हार्ड जो है डायमंड है। ठीक है, सो तीनों की फिजिकली प्रॉपर्टीज अलग अलग है। फिजिकल का क्या मतलब होता है कि बाहर की अपीयरेंस कैसी है। ठीक है, केमिकली क्या है, उसके अंदर क्या है। जैसे कि इन तीनों के अंदर है कार्बन ही, ठीक है, लेकिन इनकी फिजिकली क्या है, ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग ज्यादा है डायमंड। ठीक है, ये फिजिकली वीक है और ये फिजिकली मीडियम है। ठीक है, सो डायमंड का कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन से ऐसे जोड़ता है, 4 कार्बन से एक कार्बन। ठीक है, और फिर ये वाला कार्बन आगे 4 कार्बन से जुड़ेगा, ये वाला कार्बन आगे 4 कार्बन से जुड़ेगा। समझ आ गया? ऐसे मतलब ये जुड़ जुड़ के एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं डायमंड का। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल होता है। एक तो मैंने बताया कि कार्बन जो है इसमें 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है कोवैलेंट बॉन्ड से, और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है।
ये सब बातें डायमंड के बारे में याद रखनी है। एक तो कार्बन जो है वो 4 कार्बन से जुड़ा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। उसके बाद हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और यूज इन ग्लास कटिंग, ठीक है। ऐसे ही हम ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है, जो एक कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ता है, ठीक है। ऐसे देखो, अभी मैं फोल्डर को हटा देता हूं। एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है जाके, ये वाला भी इससे जुड़ेगा फिर आगे, और ये नीचे एक कार्बन से जुड़ेंगे, ये वाला भी ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। और फिर ये वाले आपस में ऐसे जुड़ेंगे, ये वैसे 5 बन रहे हैं, इधर होने 6 चाहिए, क्योंकि ये हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। ये कार्बन मान लो एक कार्बन इधर है, ऐसे ये हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं, ठीक है। कार्बन देख लो, कोई भी कार्बन होगा वो 3 कार्बन से ही जुड़ा है, चाहे ये वाला पकड़ लो, देखो ये वाला एक ये और एक नीचे, ठीक है। ये वाला एक इससे और एक इससे, 3 कार्बन से ही जुड़ते हैं, ठीक है। और ये हेक्सागोनल रिंग बना लेते हैं, और ये जो रिंग्स हैं ये एक लेयर की तरह एक के ऊपर एक ऐसे इकट्ठी होती रहती है, ठीक है। ये जैसे मान लो एक रिंग आई, ऐसे एक रिंग आई, उसके ऊपर दूसरी आई, ऐसे बहुत सारी रिंग्स जो हैं एक के ऊपर एक इकट्ठी होती हैं, ठीक है। सो अब क्या होता है, ग्रेफाइट में ऐसे लेयर्स होंगी बहुत सारी, क्योंकि मैंने बताया ये सारी रिंग्स जो हैं एक के ऊपर एक होती हैं, ऐसे एक हेक्सागोनल सिलेंडर सा बन जाता है, हेक्सागोनल सिलेंडर, ठीक है। बहुत सारी लेयर्स होती हैं एक के ऊपर एक। अब क्या होता है, जो डायमंड होता है वो तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ये मैंने इसलिए कर दिया कि आपको अलग अलग लगे। ग्रेफाइट जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सो ग्रेफाइट का यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे। पहला पॉइंट क्या है कि ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ता है, ठीक है, और हेक्सागोनल अरे बना लेता है, सिलेंडर बना लेता है, लेयर्स के ऊपर लेयर्स,
ठीक है। अब ये लेयर्स के ऊपर लेयर्स क्या करती हैं, एक दूसरे पे फ्रिक्शन करेंगी क्योंकि एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं। जैसे कि एक लेयर जो है इधर जा रही है और एक लेयर इधर जा रही है, जब ये एक दूसरे पे स्लाइड करेगी कोई चीज तो वो उनके बीच में क्या पैदा होगा, फ्रिक्शन, क्योंकि रब करने से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जब बैलून को आप रब करते हो अपने सर से तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो बैलून में चला जाता है। ठीक है, चार्ज फ्लो होता है। और जब बैलून को आप कहीं भी वॉल पे लगा देते हो या फिर पेपर के पास रखते हो तो पेपर के जो पीसेस होते हैं वो ऊपर आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि चार्ज आ जाता है बैलून में। ठीक है, चार्ज जो है अट्रैक्ट करता है, इस वजह से यहाँ पर भी फ्रिक्शन होती है जिस वजह से चार्ज आ जाता है। और आपको पता है चार्ज जब फ्लो होएगा तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला पॉइंट ये कि 3 कार्बन से बनाता है। दूसरा पॉइंट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा ग्रेफाइट इज ए पाउडर्ड फॉर्म। पाउडर्ड फॉर्म सब्सटेंस होता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट ये लुब्रिकेशन में भी काम आता है मशीन्स की। क्या होता है, अब कभी कभार मशीन्स में कुछ जंग लग जाती है या फिर ऑयल ख़त्म हो जाता है, उसमें जो ग्रीस होती है मशीन्स में वो ख़त्म हो जाती है तो मशीन क्या हो जाती है, जाम हो जाती है। ठीक है, अब उनको खोलने के लिए कुछ ऐसा सब्सटेंस चाहिए होता है जो कि उसके सरफेस को बिल्कुल स्मूथ कर दे, स्लिपरी कर दे। अब स्लिपरी कब होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर मैंने बताया स्लाइड करती हैं। तो इस वजह से जब ग्रेफाइट पाउडर हम डालते हैं मशीन्स में तो वो स्लिपरी हो जाता है उनका सरफेस मशीन्स का। ठीक है, इस वजह से ये लुब्रिकेशन में भी काम आता है। ठीक है, उसे ही लुब्रिकेशन कहते हैं। यूज इन lubrication of machines। ठीक है, ये 4 पॉइंट बता दिया आपको। उसके बाद एक और एलोट्रोप है कार्बन का जो आपको पढ़ना है। फुलरीन है, थर्ड एलोट्रोप है फुलरीन। ठीक है, फुलरीन में क्या होता है, इसमें भी कार्बन जो है कार्बन से बॉन्ड बनाता है और एक फुटबॉल की शेप में आ जाता है, एक डोम की शेप में आ जाता है। ठीक है, इसका वैसे नाम जो कॉमन नेम है वो है बकमिंस्टर। बकमिंस्टर फुलरीन। अब इसका ये नाम क्यों रखा कॉमन नेम, ये इसलिए रखा क्योंकि ये एक ना डोम की शेप में दिखता है, कुछ ऐसा। गोल सा दिखता है ये। ठीक है, फुटबॉल की शेप में दिखता है या फिर डोम की शेप में दिखता है, इसीलिए। अब ये जो डोम था वो था जियोडेसिक डोम।
ठीक है, जियोडेसिक डोम की शेप में दिखता है ये। और इस डोम को किसने बनाया था? एक बुकमिंस्टर था, बुकमिंस्टर नाम का कोई बंदा था जिसने ये डोम बनाया था, और उसी के नाम पे इसका जो कॉमन नेम है वो रख दिया। ठीक है, ये एक 3D स्ट्रक्चर होता है जो कि डोम की शेप में दिखता है, इसमें इतना ही है। ठीक है, अब उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में आते हैं एल्केन्स। सैचुरेटेड में क्या मतलब है? वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्डिंग होती है। ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन एल्केन्स। एल्केन्स उनको ही कहते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो और कोई ना हो। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है वो एल्कीन हो जाता है, या ट्रिपल आ जाता है तो वो एल्काइन हो जाता है। वो आते हैं अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड दो टाइप के होते हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड हो, और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। एल्कीन उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए, एल्काइन उन कंपाउंड्स को कहेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, चाहे एक ही आ जाए पूरे कंपाउंड में, चाहे एक ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो एल्कीन या एल्काइन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या है? प्रोपेन। ठीक है, इसमें देख लो हर जगह सिंगल बॉन्ड ही है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? एल्केन। ऐसी एल्कीन अगर ये क्या था हमारा? प्रोपेन। ये रहा एल्कीन। अगर मान लो एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये हमारा प्रोपीन हो गया। ठीक है, एक डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद एल्काइन, एक भी ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाता है तो ये प्रोपाइन हो गया। अब ये मैं नाम लिख कैसे रहा हूं ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, सिर्फ आपको भी इतना देखना है, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड में एल्केन्स आते हैं, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आते हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है सब में, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अब इनका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, वो आपको याद रखना है, CnH2n+2। ठीक है,
N जो है ना नंबर ऑफ कार्बन है, या फिर यहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि ऐसा एल्केन बनाओ जिस चेन में कार्बन हो 6, ठीक है, तो C6 रखेंगे, N की जगह पे 6 रखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि 6 कार्बन वाला एल्केन बनाना है। उसके बाद N की जगह पे फिर से यहाँ पे भी 6 रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। 2 6 12 होता है, तो 12 + 2 कितना हो गया, C6H14। तो ये एल्केन बन गया। ऐसे आपको पता लग जाएगा कि H कितने होंगे 6 कार्बन वाली चेन में, तो इस फॉर्मूले से पता लगेगा। ठीक है, ऐसी एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, सिर्फ 2n, इसमें 2n + 2 था, इसमें सिर्फ 2n। उसके बाद एल्काइन का CnH2n - 2। ठीक है, ये सबके जनरल फॉर्मूला है, इससे ही निकलेंगे कि कितने हाइड्रोजन आएंगे। अगर बोला जाए इतने कार्बन वाली चेन है तो कितने हाइड्रोजन होंगे, हमें ऐसे पता लग जाएगा फॉर्मूले से। CnH2n CnH2n - 2 एल्काइन का। तो मैं आपको अब आता है कैटिनेशन। कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि कैटिनेशन उसमें से एक है। कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन जो है वो दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, यही उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। मतलब कि अपने वैलेंसी को पूरा करने के लिए जो कार्बन है वो दूसरों के साथ बॉन्डिंग बनाता है, दूसरे एटम्स के साथ, वही उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन क्या है, कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड्स with other atoms to complete its octet। ठीक है, कैटिनेशन इसको ही कहते हैं। उसके बाद कार्बन जो है वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, जैसे अभी मैंने बताया, सैचुरेटेड वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद कार्बन में क्या यूनिक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है कार्बन की। और पूरे पीरियोडिक टेबल में और किसी के पास भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब किसी के साथ भी बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टीज नहीं होती। सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा है वो किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, वही उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने जैसे ही बताया था एल्केन एंड एल्काइन। एन, इन और आइन, ये जो पीछे लगे हुए हैं ये क्या है, ये होते हैं सफिक्स। जो आगे लगता है वो प्रीफिक्स होता है और जो पीछे लगता है वो सफिक्स होता है। और ये जो इतना हिस्सा एल्क, ये हमारा प्रीफिक्स है।
ठीक है, तो इसमें सफिक्स क्या हुआ, एन, इसमें क्या हुआ, इन, और इसमें आइन। बाकी प्रीफिक्स तो सब में सेम है, एल्क एल्क एल्क। ठीक है, एल्क क्या है, कार्बन की चेन। आइन क्या है, उसका नेचर कैसा है, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। समझ आया, सफिक्स से हमें पता लगेगा कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, और आगे प्रीफिक्स से हमें पता लग जाएगा कि वो कार्बन की चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 कार्बन है, 4 कार्बन, जितने मर्जी। तो प्रीफिक्स मैं बता देता हूँ, बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स है मिथ। ठीक है, 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स है इथ। ठीक है, 3 कार्बन के लिए है प्रोप, 4 कार्बन के लिए है ब्यूट, 5 के लिए है पेंट। ठीक है, हेक्स किसके लिए, 6 के लिए, हेप्ट 7 के लिए, और ऑक्ट 9 के लिए। ठीक है, प्रीफिक्स बता रहा हूं, पहले जो लगते हैं ये एल्क की जगह पे, जो लगते हैं एल्क की जगह पे, वो बता रहा हूं प्रीफिक्स। मिथ 1 कार्बन अगर चेन हो तो, इथ 2 कार्बन की चेन हो तो, प्रोप 3 कार्बन की चेन हो तो, ब्यूट 4 कार्बन की चेन हो तो, पेंट 5 कार्बन की चेन हो तो, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, और नन 9, और एक डेक 10। ठीक है, वैसे 10 के आगे भी बहुत सारे होते हैं, आपको इतना ही याद रखना है। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये सब क्या है, प्रीफिक्स जो एल्क की जगह पे लगे हैं। और एन, इन, आइन क्या है, वो हमें किससे पता लगेगा, अगर कार्बन में एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो हम इन लगा देंगे, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हम आइन लगाएंगे, अगर सिंगल बॉन्ड ही होता है तो एन लगाएंगे सफिक्स। बाकी कार्बन गिन के, पूरी चेन में कार्बन गिन लेंगे कितने नंबर है, अगर 4 मिले तो ब्यूट लगाएंगे पहले, और अगर एक ही सिंगल बॉन्ड मिला पूरे में तो एन लगा देंगे उसके आगे। ठीक है, जैसे मान लो ये एक एग्जांपल है, ये देखो, अब आपको पहचानना है कि इसका नाम कैसे दोगे आप। सबसे पहले कार्बन गिनोगे, कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए प्रीफिक्स कौन सा होता है, पेंट। हमने लिख दिया प्रीफिक्स, आपको पता है प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है, तो पेंट लिख दिया पहले। उसके बाद हमने देखा कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, हाँ है, ये रहा। ठीक है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स कौन सा है, इन है, तो वो लगा दिया। दोनों को एक साथ लिखना है जोड़ के। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसका नाम पेंटीन। समझ आया।
देखो अब आप इसको पहचानो, इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5। सबसे पहले कार्बन गिनते हैं, कितने हैं, 3 4 5 हैं। तो 5 के लिए क्या लगता है, अभी बताया, पेंट, ठीक है। उसके बाद पेंट लगता है। अब इसमें बताओ, ये ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो कौन सा लेंगे। हमेशा हाई प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, हाई लेवल किसको देते हैं, एल्काइन को। सबसे पहले एल्काइन को हम प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद हम देते हैं एल्कीन को, और सबसे कम प्रायोरिटी होती है एल्केन की। इसीलिए तो अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए और सारे सिंगल हो तो डबल को ही देते हैं नाम, ठीक है। अब एक भी ट्रिपल आ गया लेकिन यहाँ पे डबल भी है, तो हाई प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे आइन लिखेंगे हम, ठीक है, समझ आया। तो पेंट आइन हो गया ये। उसके बाद अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने हो तो कैसे बनाओगे अब, अगर आपको ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाना है, ब्यूटाइन का, तो आप कैसे बनाओगे। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 4 कार्बन ऐसे लिख दो, 1 2 3 4, ठीक है। अब है आइन, ठीक है, लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, लगा दिया। उसके बाद एक हाइड्रोजन तो रह जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कार्बन जो है 4 से ना ज्यादा बॉन्ड बनाता है ना कम, 4 ही बनाता है, मैंने आपको बताया। तो 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट होने चाहिए ना कार्बन के, 3 तो यहाँ पे हो गए और चौथा ये, चौथा किसका होगा, हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का चौथा होगा। उसके बाद ये देख लो यहाँ पर 4 हो गए, 1 2 3 4, तो इसका तो कंप्लीट है, इसको तो जरूरत ही नहीं हाइड्रोजन देने की। इसके पास कितने बॉन्ड है, 1 और 2, तो 2 इसको हाइड्रोजन अभी चाहिए, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसके पास एक ही बॉन्ड है तो इसको भी 3 हाइड्रोजन चाहिए 4 कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एक ही था इसके पास। तो समझ आया कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो पेंटीन, पेंटीन बनाना है, या फिर ये तो करवा दिया अभी, सिंपल हेक्सेन बनाना है, ठीक है। हेक्सेन कैसे बनाएंगे, हेक्स, पहले देखो हेक्स आ रहा है, तो हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद हर एक कार्बन के पास 4 4 बॉन्ड तो होने चाहिए, और बाकी जो बॉन्ड नहीं मिलते कार्बन को वो हाइड्रोजन कंप्लीट करता है। तो इसको एक ही बॉन्ड मिला हुआ है तो बाकी हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे। इसके 2 मिले हुए तो 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, ऐसे सबके पास 2 2 हैं तो सबको 2 2 दे देंगे हाइड्रोजन। इसके पास एक ही था तो 3 चाहिए होंगे, तो ये हमारा हेक्सेन बन गया, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसका अगला पार्ट भी मैं लाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो ऐसी वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। गुड बाय।